यकीन नहीं होता कि तुमने मुझे भी उल्लू बना दिया। श्योर उसी अजीब से लिक्विड में बंधे हुए और सामने इडुकिन को देखते हुए कहता, लगता तो नहीं है। इडुकिन स्माइल के साथ कहती है, क्योंकि इडुकिन वो अच्छे से जानती थी कि जब श्योर उसके पास आया था तो उसने क्या क्या नाटक किया था। सबसे पहले मुझसे मिलते ही तुमने मुझे यह एहसास दिलाया, तुमने और उस प्रिजन ने, कि तुम दोनों को बहुत कुछ पता है और तुम दोनों की जरूरत मुझे है। इसलिए मैं मजबूर हो गई तुम दोनों को अपने साथ रखने में। क्यों, सच कहा ना? वो इडुकिन श्योर कहती है। श्योर उसके ऊपर का वो लिक्विड हट जाता है, श्योर खड़ा हो जाता। चलो मुझे पकड़ लिया, मतलब इतने देर से हम दोनों को ही एक दूसरे के सीक्रेट्स पता थे, फिर भी हम लोग दोनों नाटक कर रहे थे। श्योर इडुकिन कहता, हाँ जाहिर सी बात है, हम दोनों को एक दूसरे का असली चेहरा पता था लेकिन दिखाना नहीं चाहते थे। वो इडुकिन स्माइल के साथ कहती है, चलो अब जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी उस दिल को ढूंढने में, और अगर नहीं की तो। वो इडुकिन इतना कहती है और श्योर को ऊपर से नीचे तक देखती है। तो क्या मुझे देखोगी? श्योर हंसते हुए कहता, मजाक तब तक अच्छा लगता है जब तक मैं हंस रही हूँ। वो इडुकिन इतना कहती है और वहां से उलट के कहीं गायब हो जाती है। इनकी लड़ाई से मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ क्या? श्योर स्माइल के साथ कहता और अपने नीचे देखता जहां पर वो मछली वाला डीमन वो खड़ा था और पीछे डीमन लेगस भी था जो कि श्योर के पास आया था। काम हुआ? श्योर उन दोनों से कहता, वैसे बहुत मुश्किल हुई लेकिन। इतना कहते हुए वो मछली वाला बीस्ट अजीब तरीके से बोलता, अपने मुंह को खोलता है जहाँ पर उसके मुंह में पूरी तरीके से बहुत सारे डीमंस की आंखें भरी हुई थी जो कि नीचे गिर रही थी। अरे क्या कर रहे हो? डीमन लेगिस, इन सारे आंखों खोलो और अभी के लिए डिमोनिक कोर में जाओ, तुम दोनों को लेवल अप करने वाला हूँ, समझे? श्योर उस डीमन फिश और डीमन लेगिस से कहता। वो दोनों अपने सर को हाँ मिलाते हैं। वो डीमन फिश तो एकदम बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था क्योंकि बेचारा इतने समय से ताकतवर हुआ ही नहीं था और श्योर के साथ आते ही वो ताकतवर होने वाला था। लेकिन ऐसा नहीं थी कि वो श्योर के डिमोनिक कोर में था, अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता था। देखते देखते वो दोनों ही डिमोनिक कोर में चले जाते हैं श्योर के। जिसके बाद अचानक से वहाँ पे दो लोग देखने शुरू होते हैं, बैकग्राउंड जिया, तो दोनों ठीक तो हो? श्योर उन दोनों से कहता, हाँ हाँ, हम दोनों को काफ़ी दूर भेज दिया गया था एक तरीके से, इसलिए हमें वापस आने में समय लगा। बैकग्राउंड वो श्योर को देखते हुए कहता, जिया श्योर के पास आती, यहाँ क्या चल रहा है मुझे अभी बताओ। वो जिया श्योर से कहती है, मरने का शौक है? श्योर जिया से कहता, तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे मार पाओ? जिया गुस्से में श्योर के कॉलर को पकड़ते हुए कहती, देखो जहाँ तक है दिन हो चुकी है और 10 बजे से टूर्नामेंट स्टार्ट है, क्यों? तो अब जहाँ तक है हमें पहले वापस जाना होगा। श्योर वो स्माइल के साथ कहता, तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो? वो जिया श्योर को देखते हुए कहती है और उसके चेहरे से स्माइल इसलिए गायब हो रही थी क्योंकि अब बेचारे को इतने सारे डीमंस की आंखें मिल गई जो कि इतने ज़्यादा ताकतवर थे, तो श्योर न जाने अपने डीमंस को कब तक ताकतवर बना पाएगा और उसके डीमंस कितने ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। श्योर इसलिए तो स्माइल करे जा रहा था। मुझे एक और अच्छे डीमन को पकड़ना होगा। ये डीमन फिश तो बहुत ज़्यादा अजीब है। हाँ, मुझे किसी ताकतवर डीमन को टेम करना होगा जो कि कमाल का हो और अच्छी से स्किल रखता हो। पापा डीमन की तो अभी बात ही छोड़ो, लेकिन कम से कम कोई अच्छा डीमन जिसके पास स्पेशल पावर हो, वो तो मज़े दिला देगा। डीमन लेग्स, उसे बहुत सारी जड़ी बूटी और बहुत सारी दवाई को बनाने की नॉलेज है। अजीब गरीब पोशंस वगैरह वो बना सकता है किसी विज की तरह, इसलिए वो बहुत काम का है। ब्रिजन के साथ अगर वो मिल गया तो बहुत ज़्यादा चीज़ कर सकते हैं वो दोनों मिलकर। डीमन फिश की बात रही तो वो ज़मीन में ट्रैवल कर सकता है, किसी भी चीज़ को खाकर उससे जहरीली गैस बना सकता है और किसी को काबू कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे एनर्जी जमा करनी पड़ती है। ठीक ही है, काम का है, लेकिन श्योर इतना कहता और कुछ सोच रहा था इसलिए में जिया उसके कॉलर को छोड़ देती है। मेरी बात क्यों सुनोगे? तुम्हारे आसपास तो इतने ताकतवर लोग थे, तुम्हें तो घमंड आएगा ही, क्यों? वो जिया श्योर कहती, अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम कुछ ज़्यादा ही स्वाद नहीं खराब करती हो। कहा ना टूर्नामेंट है, जल्दी चलते हैं। करीब 5 मिनट बाकी लगे हैं टूर्नामेंट पर, हमें जल्दी से जल्द वहाँ पहुँचना होगा वरना हमारी टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, समझी? श्योर वो जिया से कहता, तेज़ी से ट्रैवल करके आगे भागने लगते हैं वो दोनों। तुम लोग भागते हुए क्यों जा रहे हो? तुम लोग तो उठ सकते हो ना? जिया वो चिल्लाते हुए कहती है। श्योर और मैग्रोन रुक जाता है और पीछे देखते हैं। तो ठीक है, आओ मेरी गोदी में, उड़ा के ले जाता हूँ। श्योर वो जिया से कहता है। जिया के रग से तो वो दोनों अभी इसी रात में ही अच्छे से वाकिफ हो गए थे ये क्या है और क्या सोचती है। जिया वो उन दोनों को देखती है और नाक बना लेती है, अपने नाक को ऐसे फैलाती है जैसे कि उसे अपनी ही बात बोलने का पछतावा हो रहा हो। अच्छा ठीक है ये पकड़ो, श्योर इतना कहता है और वहीं बड़े से पेड़ के बेलों को तोड़कर वो सीधे जिया को फेंक के देता। जिया उन बेलों को अपने कमर के ऊपर बांधती है और उसे अच्छे से पकड़ लेती है, जिसके बाद श्योर और मैग्लोन जिया को पकड़ के उठ के तेजी से आगे जाने लगते हैं।
देखते देखते वो लोग ऐसी जगह पहुंच जाते हैं कि अब आगे धूप थी। श्योर वो धूप में एंटर नहीं कर सकता था, लेकिन श्योर के पास एक और प्लान था। हाँ चलो, अब तुम कब आओगे? इतनी देर से जो बैठ के मजे ले रहे हो, चलो अब थोड़ा काम करने का वक्त आ गया। श्योर इतना कहता और धूप में एंटर करने से पहले उसी अंधेरे वाली जगह पर रहता। ये क्या बक रहा है? विजया श्योर को देखते हुए कहती है 2 मिनट बाकी रह गए थे और उन्हें अब जल्दी पहुंचना होगा। और रही बात उस ब्लैक आर्मर की, तो वो तो तबाह हो ही चुका था। वो अंगूठी वाली आर्मर बहुत ज़्यादा बेकार थी और अब वो तबाह हो चुकी थी, इसलिए श्योर को अपने आर्मर चाहिए होगा। मेरी किस्मत सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है, श्योर स्माइल के साथ कहता। और देखते ही उसके बॉडी पे एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल से बना हुआ आर्मर दिखना शुरू हो जाता, जो कि देखने में कमाल का था। पीछे बैक साइड बहुत सारे कांटे निकल रहे थे, जो कि देखने में कमाल के थे। देखते देखते तो चलो अब देखते हैं किसके टीम मेंबर सही से आए हैं। किसी का भी एक भी टीम मेंबर गायब हुआ तो हम उस टीम को खेलने नहीं देंगे, वो टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। एक बाबा योग आगे आते हुए कहता है, लेकिन हमारे पास हमारे मेंबर्स के बदले कुछ लोग भी हैं जो कि हमारे साथ आ सकते हैं, समझे? वो महाराज आगे आते हुए कहता है, हाँ आ सकते हैं, लेकिन पहले वाला मेंबर वो दोबारा इस लड़ाई को ज्वाइन नहीं कर पाएगा। वो बाबा योग फिर से कहते हैं। महाराज बोरक अपने सर को पकड़ लेते हैं। ओह ये श्योर चला कहाँ गया? श्योर एक अच्छा वॉरियर, हम उसे इतनी आसानी से नहीं खो सकते। उसके बदले अगर हिमांशु को डाल दिया तो फिर हिमांशु को ही पूरी लड़ाई लड़नी होगी। क्या करूँ? हिमांशु कम नहीं है लेकिन श्योर। वो महाराज इतना कहते हैं, अगले पल उन्हें पीछे से कमाल का चमचमाता हुआ आर्मर दिखता है। मैं आ गया श्योर अचानक ही वहाँ आते हुए कहता। दूसरी तरफ जिया वो भी अपने ग्रुप के बीच लैंड करती है, जहाँ पर रेनी उसे देख के राहत बड़ी सांस लेती है। उसके पास जाकर उसे गले लगा लेती है। मुझे लगा था कि तुम भी किडनैप हो गई, मैं बहुत डर गई थी, रेनी हैरानी से कहती है। दूसरी तरफ अब सारी बाबा योग वो एक साथ खड़े थे और कुछ डिस्कस कर रहे थे। देखते देखते श्योर वो अपने वाले बाबा योग को उन लोगों के पास आते हुए देखते हैं। हमारी तरफ से आज राजकुमार जोरो तुम जाओगे, वो बाबा योग जोरो से कहते हैं। और जोरो वो आगे बढ़ता। सामने से परसोनस कबीले का एक मेंबर आ रहा था, जो कि जोरो को देख के स्माइल कर रहा था। तुम हर बार हारते हो लेकिन फिर आ गए, देखते हैं इस बार कैसे जीतोगे। परसोनस कबीले का वो मेंबर वो जोरो से कहता, जीते तो तुम भी कभी नहीं हो, तो इतने उड़ क्यों रहे हो? वैसे भी तुम लोग की रैंक तो हमसे नीचे ही होती है। जोरो स्माइल के साथ कहता, जोरो किसी कबीले की बेइज्जती नहीं। पीछे से महाराज बोरक वो जोरो से कहता है। जोरो उन्हें सॉरी बोलता है। देखते वो वॉरियर तेजी से आगे बढ़ता है और जोरो वो भी तेजी से आगे बढ़ता और ज़मीन देखते देखते वाइब्रेट करने लगती है। अगले सेकंड ज़मीन के ठीक नीचे से एक अजीब सा मॉन्स्टर बाहर आता है, जो कि पूरी तरीके से पानी से बना हुआ था। उसके बड़े से मुंह के अंदर वो वॉरियर अचानक से कहीं समा जाता है और देखते देखते जब वो अपीयर होता है और वो मॉन्स्टर गायब होता है और पानी बदल जाता है। अगली सेकंड जोरो अपने दोनों हाथों को खड़ा करता है और वो पानी देखते देखते एक खतरनाक से ड्रैगन का रूप ले लेता और वो तेजी से उस वॉरियर के चारों तरफ गोल गोल घूमना शुरू कर देता। इतना काफ़ी नहीं है, ये स्किल पानी में बहुत अच्छी वर्क करती है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं। श्योर वो चारों तरफ देखते हुए कहता, हाँ जोरो यहाँ पर अपने फायर प्रिंसेस की वजह से बहुत सारा पानी बनाकर उससे मॉन्स्टर बना पा रहा था, लेकिन परेशानी ये थी कि यहाँ पर ये स्किल उतनी ठीक से काम कर नहीं रही थी। मुझे और फोकस करना होगा। जिसके बाद श्योर वो जोरो के मुँह से इतना सुनता और अगले सेकंड एक खतरनाक सा ड्रैगन तेजी से ऊपर जाता है और तेजी से नीचे आने लगता है और वो पानी के एक बड़े से बॉल में बदल जाता है। वो बहुत जाते ही साथ वो नीचे आ रहा था और वो वॉरियर अपने जगह से मूव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके आसपास जो 2 ड्रैगन उड़ रहे थे पानी से बने हुए, वो उससे आगे पीछे जाने दे ही नहीं रहे थे। अगले सेकंड वो खतरनाक सी वाटर बॉल वो तेजी से आसमान से नीचे लैंड करती है और सीधे उस वॉरियर के ऊपर गिरती है, जहाँ पर उस वॉरियर की गले की हड्डी थोड़ी सी क्रैक होती है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, वो बस तड़प रहा था। देखते देखते जोरो वो जीत जाता है, लेकिन उसने उस वॉरियर को जान से नहीं मारा था। वो पीछे हटता है और अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है। तो चलो अब आज फिर से बारी है रसिका कबीला और शुरेन कबीले की। शुरेन कबीले का वो बाबा योग आगे आते हुए कहता, तुम्हारे तरफ से कौन आएगा? वो बाबा योग सामने वाले बाबा योग से कहता, हमारे तरफ से, हमारे तरफ से। वो बाबा योग इतना कहते हुए महाराज युका की तरफ देखते हैं, जो कि उन्हें कुछ इशारे कर रहा था। और देखते देखते वो बाबा योग फिर कियोन को देखते हैं। यहाँ पर वो कुछ नहीं कह रहा था। हमारी तरफ से तबाही आएगा, तबाही। वो बाबा योग रसिका कबीला के बाबा योग से कहता, हमारी तरफ से। इतना कहते हुए बाबा योग पीछे देखते हैं। रूनी वो आएगी।
वो बाबा योग इतना कहते हैं और रूनी थोड़ी हैरान दिखने लगती है। पर मैं क्यों, मैं तो घायल हूँ। रूनी, वो जिया से कहती है, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। वो तबाही उनके ग्रुप का सबसे कमजोर मेंबर है, मैंने पता किया। असल बात यह है कि अभी भी बहुत सारे ताकतवर मेंबर्स बाकी हैं। एक बार अगर मैं चली गई तो मुझे अगले राउंड में मौका नहीं मिलेगा, उसके अगले राउंड में मौका मिल सकता है। तो यहाँ पर तुम अगर इस कमजोर मेंबर को हरा देती हो तो उसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो हमारे सामने ताकतवर मेंबर्स आएंगे, तुम्हारे सामने कोई ताकतवर नहीं आएगा, समझी। वो जिया रोनी को समझाते हुए कहती है और बाबा योग भी उसे यही समझा रहे थे। उसके पाँव में चोट लगी थी जिसकी वजह से वो बहुत मुश्किल से चल पा रही थी। दूसरी तरफ वो तबाही आगे आता, आ जाएगा ना मचा इस लंगड़ी को तो मैं। वो तबाही इस्माइल के साथ कहता। दूसरी तरफ जिया, उसके पास एक यूरिन लेवल 5 का न्यूरिक लिक्विड है जो कि वो उसे जिया को देती। जिया की ताकत थोड़ी सी बढ़ती है, उसे थोड़ा रिलीफ मिलता है जिसकी वजह से वो कम से कम अब चल फिर पा रही थी। लेते लेते जिया वो भी स्टेडियम में आ जाती और उस तबाही को देखने लगती। क्या हुआ मेरी जान, डर लग रहा है क्या। वो तबाही इस्माइल के साथ रोनी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता और रोनी गुस्से में दिखने लगती। वो तभी पता चल जाएगा कि कौन डर रहा है कौन नहीं। वो रोनी इस्माइल के साथ कहती है और देखते देखते लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन वो दोनों तुरंत ही एक दूसरे पर हमला नहीं करते हैं। उन दोनों को एक दूसरे के चालों का कुछ पता नहीं था, इसलिए वो दोनों पहले अभी के लिए एक दूसरे के फुटवर्क को देख रहे थे। लेकिन वो तबाही, वो तो फुटवर्क के बदले न जाने क्या क्या देख रहा था जिसकी वजह से रोनी को गुस्सा आ रहा था। अपनी माँ और बहन को भी ऐसे ही देखते हो क्या, रोनी गुस्से में कहती है। पता नहीं, अगर होती तो देखता वो तबाही उस चीज़ों का मजाक उड़ा था जिस चीज़ों को सुन के कम से कम शर्म आनी चाहिए। दूसरी तरफ रोनी वो तेजी से आगे बढ़ती, वो अपनी तलवार को घुमा के सीधे तबाही की तरफ मोड़ती और तबाही वो अपने खतरनाक से शील्ड को आया करता। इस वजह से वो तलवार वो शील्ड से टकराती है, लेकिन रोनी वो तेजी से हल्का सा छलांग लगा के अपने पाँव से सीधे उस तबाही के चेहरे पे एक लात मारती, जिससे वो तबाही हल्का सा पीछे लड़खड़ाते हुए जाता। ओह, फुदकते भी हो, वो तबाही इस्माइल के साथ कहता। देखते देखते रोनी जैसे पीछे लैंड करती है वो उसके ऊपर झपट्टा मारता है। हाँ, ये अटैक थोड़ा अजीब था, झपट्टा मारना। देखते देखते रोनी वो अपनी जगह से तुरंत ही साइड हो जाती है और रोनी के हाथ वो लाल होने शुरू हो जाते हैं और रोनी तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने लाल हाथों से और भी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। उसके हाथों के अटैक्स वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए थे। उस तबाही को बार बार उसके उस खतरनाक अटैक से बचना पड़ रहा था। ओहो, तब मेरी बारी, वो तबाही इतना कहता है और अगले सेकंड उसकी पूरी बॉडी देखने में किसी खतरनाक से राक्षस जैसी दिखने लगती है। पता नहीं वो किस बीस्ट के जीन्स का इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि इस जमाने में तो न जाने कितने ऐसे बीस्ट हैं जिनके बारे में श्योर के समय में किसी को पता भी नहीं होगा। हाँ, डायनासोर्स के समय में सिर्फ डायनासोर्स ही नहीं, बहुत सारे बीस्ट रहा करते थे, बहुत सारे जानवर जिनके बारे में हमारे समय या फिर किसी के समय के लोग भी नहीं जानते हैं। श्योर वो मन मन सोचता है, इसलिए ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल था कि आखिर ये कौन से बीस्ट का पूर्वज जो कि श्योर के समय में हो सकता है। लेकिन अभी वो चीज़ मैटर करती ही नहीं थी। वो बीस्ट देखने में बहुत ज़्यादा अजीब था, उसकी बॉडी से अजीबोगरीब धुआं निकल रहा था। एक मिनट, क्या इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म है, श्योर हैरान इस कहता। रूनी वो तेजी से आगे बढ़ती है क्योंकि तबाही ने अभी ट्रांसफॉर्मेशन किया ही था, जिसकी वजह से वो तुरंत ही अपने फुल बॉडी के साथ एक्टिव ही नहीं होगा। रूनी जैसे अपने पंच को सीधे तबाही के ऊपर चलाती है, उसके हाथ वो जलने लगते हैं और वो तेजी से पीछे हटती है। अब हमला करो, वो तबाही गुस्से में चिल्लाते हुए कहता और डांटते हुए कहता और अगले सेकंड वो रूनी पे तेजी से झपट्टा मार के उस पर हमला कर देता। रूनी वो तेजी से उल्टी छलांग लगाती है और पीछे हो जाती है, लेकिन अगले सेकंड रूनी को अपने पाँव में हल्का सा कुछ महसूस होता है जिसकी वजह से वो हल्का सा लड़खड़ाती है, लेकिन वो तेजी से अपने दूसरे पाँव का इस्तेमाल करके तेजी से वहाँ से मूव होती है। रूनी ये अच्छे से जानती थी कि ये जिस मॉन्स्टर ने बदला ये इसकी पूरी बॉडी गर्म है और ये चाहे तो शायद, रूनी इतना कहती है इतने में ही वो खतरनाक सा तबाही जो कि उस खतरनाक से मॉन्स्टर में बदला हुआ था वो अपने मुंह को खोलता और एक अजीब सी भाप अपने मुंह से निकालता जो कि बहुत ज़्यादा गर्म थी। वो अजीब सी गर्मी जैसे रूनी के आसपास फैलती है, उसकी सांस आना बंद हो जाती है। रूनी के आसपास अब कोई भी ऑक्सीजन नहीं बाकी। वो गर्म हवा जैसे रूनी के आसपास आके उसे लपेट रही है, वैसे ही उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है। श्योर वो मन मन समझ गया था कि यहाँ क्या चल रहा है। रूनी को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, बल्कि वो गर्म हवा मिल रही थी जो कि ऑक्सीजन था नहीं। इसलिए रूनी वो तेजी से थोड़ी तड़पनी शुरू कर देती है और तेजी से उस अजीब से गर्म भाप से निकलने की कोशिश करती है। देखते देखते रूनी उसके पीठ पे पंख निकल आते हैं, वो तेजी से ऊपर जाती है, लेकिन अगले सेकंड तबाही एक खतरनाक से छलांग लगाता है और बीच हवा में उसकी पूरी बॉडी नॉर्मल हो जाती है और वो रूनी के ठीक सामने आकर उसके पंखों को पकड़ लेता और उसे नीचे उल्टा गिरा देता, जिसके बाद वो उसके पंखों को पकड़ के खींचता है और उसे तोड़ के रख देता, जिसकी वजह से वो पंख गायब हो जाता है और रूनी नॉर्मल हो जाती। रूनी तुरंत ही पीछे मुड़ती है। रूनी अपने बीस्टों का इस्तेमाल इसलिए नहीं करी क्योंकि उसके पास ताकतवर बीस्ट था ही नहीं, उसके पास एक ही ताकतवर बीस्ट था जिसका इस्तेमाल वो कर रही थी।
बाकी के बीस्ट कमज़ोर हैं। श्योर, वो मन मन सोचता। अगले सेकंड रोनी की पूरी बॉडी वो बदलने लगती है और देखते ही कि रोनी के पूरी बॉडी पे पंख आने लगते हैं। वो भी ट्रांसफॉर्मेशन वाली किसी बीस्ट के जीन्स को अपने साथ कंबाइन कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो उस बीस्ट में बदल जाती तो वो तबाही एक खतरनाक सा पंच रोनी के चेहरे पे मारता है, जिससे वो बीस्ट जो कि जिसमें वो बदली हुई थी वो तबाह हो जाता है और मर जाता है, जिसकी वजह से रोनी उसकी बॉडी फिर से वहाँ दिखने लगती है। हाँ, ऐसे दिखने में अच्छी लग रही हो। वो तबाही इतना कहता है और रोनी के दोनों हाथों को पकड़ लेता है। मैं हार चुकी हूँ बेवकूफ़, वो रोनी गुस्से में उसे लात मारते हुए कहती है। लेकिन रोनी, उसने जो इतने सारे गर्म हवा को अपने मुंह के अंदर लिया था, जिसकी वजह से वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, उसके मुंह से सिर्फ गर्म भाप ही निकली थी। अफसोस ये चीज़ें कोई सुन नहीं पाएगा कि तुम हारी हो या नहीं, और ना ही तुम हार मानने के लिए कुछ भी सिग्नल्स दे सकती हो। वो तबाही वो रोनी को पकड़े ही कहता और वो उसके ऊपर था। ये देख के सभी को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन अभी तक रोनी ने कोई सिग्नल ही नहीं दिया था हारने का। क्वीन सैली, हम कुछ कर सकते हैं या नहीं? जिया गुस्से में कहती। नहीं रोनी, जब तक हार ना मानी तब तक। वो क्वीन सैली वो भी थोड़े गुस्से में दिख रही थी और कुछ कर नहीं सकती थी। दूसरी तरफ वो तबाही वो रोनी को उठाता है और खुद से चिपकाने की कोशिश करने लगता है। वो ऐसा जानबूझ के कर रहा था और रोनी बेचारी कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, वो बस उसे धक्का दे रही थी। बेचारी रोनी, तुम्हारे अपने लोग भी तुम्हें नहीं बचा पा रहे। वो तबाही रोनी के बालों को खींचते हुए कहता। अगले सेकंड रोनी उसके चेहरे पे खून ही खून फैल जाता। वहाँ पे एक अजीब सी आवाज़ आई थी, जिसके बाद रोनी वो फ्री हो गई थी और पीछे गिर गई थी। सभी लोग हैरान थे कि यहाँ हुआ क्या है। वहाँ पे अचानक से ही एक अजीब सा पिंक क्रिस्टल वो जमीन से निकला था और सीधे उसने उस तबाही को नीचे से ऊपर तक चीर के तबाह कर दिया था। तबाही की बॉडी इस वक्त उसी पिंक क्रिस्टल में अच्छे से लटकी हुई थी, जो कि ऊपर तक गई थी। अब तो उसकी बॉडी की पूरी धज्जियाँ उड़ी चुकी थी, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है कि वो मर चुका है। कौन है जो ये कर रहा है? इतना कहते हुए महाराज युका वो खड़ा होता है और चारों तरफ देखने लगता है। उसकी नजर शौर्य पे जाती है, जैसे अपने हाथों के इशारों से वो चीज़ की थी। और तो और वो क्रिस्टल और वो आर्मर देखने में हूबहू सेम ही लग रहा था। शौर्य को पता था कि सभी लोग उसे पकड़ लेंगे, इसलिए वो तुरंत ही अपनी जगह से गायब होकर बीच में आता और रोनी की खड़े होने में मदद करता है। तो यहाँ पर क्या लगता है, किससे लगता है कि मैंने गलत किया? शौर्य इतना कहता है और सभी को अपना हाथ खड़ा करने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी अपना हाथ खड़ा नहीं कर रहा था, क्योंकि ये नियमों के खिलाफ था। शौर्य ने नियमों के खिलाफ जाके कुछ किया था। ठीक है, मैंने नियमों के खिलाफ कुछ भी नहीं किया। आप लोग के नियम क्या कहते हैं? शौर्य वो सब इस कहता। उस महाराज युका का बाबा युग आगे आता। नियम ये कहते हैं कि लड़ाई में जब तक सामने वाला हार ना मान ले तब तक अपोनेंट कुछ भी कर सकता है उसे हराने के लिए, समझे? वो बाबा युग वो गुस्से में कहता। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अगर रूल तोड़े तो लड़ाई के बीच में तो सामने वाला ओपोनेंट ऑटोमेटिक ही एलिमिनेट हो जाता है ना? श्योर, वो उस बाबा युग से कहता। लेकिन इन दोनों में से किसी ने भी कोई रूल नहीं तोड़ा, समझे? वो बाबा युग वो गुस्से में कहते हैं। आप गलत है। वो रोनी ने जो एक लात सबसे पहली बार मारी थी, वो लात उसने तबाही के गलत जगह पे मारी थी, और ऐसे जगहों पे हमला करना अलाउ नहीं है किसी भी टूर्नामेंट में। मैंने आपके टूर्नामेंट की उस हिस्ट्री को पढ़ा था और सारे नियमों को पढ़ा था, जिसमें साफ साफ लिखा था कि गलत जगहों पे मारना अलाउ नहीं है। रोनी ने पहले ही उसके गलत जगह पे मारा है ना? श्योर, वो उस बाबा युग से कहता। तो उस हिसाब से तो रोनी हारी ना? वो बाबा युग गुस्से में कहता। हाँ वही तो रोनी मतलब रोनी तो एलिमिनेट हो गई थी, तो एक तरीके से उस तबाही को लड़ाई रोक देनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी उसने लड़ाई को जारी रखा। इसलिए सबसे बड़ी गलती तो वो कर रहा था, उसने से मार दिया। और बीच लड़ाई में आके कोई भी किसी को मार सकता है अगर वो गलती करे तो। ये भी आपके नियमों में ही लिखा हुआ है, क्यों? श्योर, बाबा योग से कहता है। बाबा योग उसकी आंखें चौड़ी हो जाती। हाँ लिखा है। बाबा योग गुस्से में कहते हैं। हाँ, ये नियम इसलिए लिखे गए थे कि सामने वाला कोई भी गलती करे उस पर सामने वाली टीम की अच्छे से नजर हो, और जैसे ही कोई गलती हो और सामने वाला रुके ना तो बस खेल खत्म। ये नियम इसलिए बनाए गए थे, लेकिन ये नियम यहाँ पर शूरेन कबीले के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हुए थे। तो मैं सही हूँ क्यों? श्योर, वो सभी को हाथ उठाने के लिए कहता है और सभी लोग अपना हाथ उठा लेते हैं। इस बार श्योर सच में सही तो था। दूसरी तरफ श्योर रूनी को देखता। थैंक यू, रूनी इतना कहती है। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बस अपना काम किया, जाओ। श्योर इतना कहता और वो अपने जगह पर जाके खड़ा हो जाता। आज का टूर्नामेंट फिर खत्म हो गया था। हाँ, यहाँ पर बोरिंग चीज़ें तो हुई थी, लेकिन अब स्वीडन कबीला बहुत बड़े खतरे में था। उसके टीम में अब बस एक ही आदमी बाकी रह गया था। हाँ, 2 आदमी बाकी रह गए थे, लेकिन हारने वाला सिर्फ एक होगा उन दोनों में से। जाहिर सी बात है कि अब वो महाराज यू का सिर्फ कियान को ही अपने तरफ से भेजेगा बार बार लगातार, क्योंकि नियम में यही है कि आखिरी बार हारने वाले को हर चीज़ करने का मौका मिलता है। उस हिसाब से वो बाबा कियोन को आगे भेज के जीतेगा, और कियोन सबसे बड़ी मुसीबत है। श्योर, वो मन में सोचता है
लेकिन उसे रोकने का भी एक तरीका है। श्योर, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती और वो हंसने लगता।